हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड बजट आ गया, तुम सबको पता है जैसे कि, और बहुत क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है यार सरकार को कि क्या बजट लेके आए हो। मिडिल क्लास वालों की तो लेनी देनी कर रखी है। इसके ऊपर मोहक मंगल एक वीडियो लेके आया है, तो लेट्स वॉच इट टुगेदर। और मैं अपना ओपिनियन दूंगा, तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 लेट्स गो। कई बार प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कंज्यूमर्स का मूड भी मायने रखता है, पर अनफॉर्चुनेटली मूड खराब हो गया क्योंकि एक तो इनकम टैक्स में ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में कई और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। अब लोग गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो सरकार जिसने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, वो स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन को कम क्यों कर रही है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो अर्बन टैक्स पेयर है वो गुस्से में कि टैक्स रेट्स कम नहीं हुए, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ गया और इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया। इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? व्हाट इज इंडेक्सेशन बेनिफिट? जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात होने वाली है भाई इस वीडियो में, सो जो टर्म्स नहीं पता है, जिनका मतलब नहीं पता है, सो विल रिलेट नो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। पर कुछ क्रिटिसिज्म जरूर है जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। आजकल सोशल मीडिया पर स्पेशली एक फैशन हो गया सभी के लिए अपने आप को मिडिल क्लास बताना। फरवरी 2020 में बेसिकली मिडिल क्लास कौन होते हैं यार? मैंने ना एक पढ़ा था कहीं, आई डोंट नो, आई गेस इंस्टाग्राम पोस्ट है या कहीं, तो मैंने कुछ देखा था, कुछ स्लैब्स डिफाइन कर रखी थी जो आज के टाइम में क्लासेस को डिफाइन करती हैं। तो 0 से 2 लाख आई गेस बिल्कुल ही जो बिल्कुल लोअर क्लास होती है उसमें जा रहा था। मिडिल क्लास के लिए कैटेगरी पता क्या थी कि मतलब अगर तुम 15 से 20 लाख वाली कैटेगरी में भी आ रहे हो तब भी तुम मिडिल क्लास में हो, समझ रहे हो? बहुत ही वेग हो गई है अब डेफिनेशन मिडिल क्लास की, तो नहीं कर सकते भाई। एनबीसी के अवार्ड फंक्शन में महाराष्ट्र के तब के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने एक स्पीच दी थी बजट के मौके पर जो वायरल हो गई थी। सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये कर पाई इस बजट में? इस वीडियो में मैं बात करूंगा टैक्सेस की, लोग गुस्सा क्यों है इस बजट से और इस बजट का क्या असर पड़ेगा हमारे देश पर, इकोनॉमी पे। अब बजट के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन है क्या, क्या दिक्कत है हमारी इकोनॉमी की। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जीडीपी में 4 चीजें होती हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। और इंडियन इकोनॉमी में मेन दिक्कत है कंजम्पशन की, यानी कि हमारे देश में लोग खर्चा नहीं कर रहे। खर्चा भला वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कमा नहीं है। और इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले कुछ सालों में इंडियन कंपनी ने बड़ फाड़ के पैसा कमाया। 2018 और 2022 के बीच 5000 लिस्टेड कंपनीज की नेट सेल्स 52% तक बढ़ी है और नेट प्रॉफिट 187% तक। और इन कंपनीज ने हमारे देश में पैसा कमाया कैसे? मेनली अमीर लोगों से। जैसे बाटा जो एक अफोर्डेबल जूते की ब्रांड है, 4 सालों में उनकी सेल्स 20% तक बढ़ी है, जबकि मेट्रो जो एक प्रीमियम ब्रांड है जूतों की, तो उसकी 20% एक बहुत अच्छी ग्रोथ होती है भाई, अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो 70% तक बढ़ी है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात भी करी थी कि कैसे कई कंपनीज का फोकस बस कुछ ही शहरों में, क्योंकि उधर ही पैसा है। जैसे जोमेटो से ही पूछ लो, जोमेटो के 5% कस्टमर्स उनके 45% ऑर्डर्स के लिए जिम्मेदार है। अब यही कंपनीज अच्छा खासा पैसा कमा तो रही है, पर उन्होंने अपने प्रॉफिट्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि अमीर लोगों की भी एक लिमिट है हमारे देश में। अगर आपने उन सबको बेच दिया अपना सामान, उसके बाद कहाँ जाओगे? इसी के बारे में इंडिया के एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने बात करी थी, जब उन्होंने कहा कि मोदी नॉमिक्स ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं करी हमारे देश में। कंपनीज इन्वेस्ट तभी करेंगी जब उनको विश्वास होगा कि लोग एक्चुअली पैसा खर्च करेंगे और उनका सामान खरीदेंगे। बट एक नैरेटिव तो अभी ये सेट हो रहा था ना कि हमारे अभी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे इतना सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी तुमने यूपी का सुना होगा कि यूपी में जो समिट हुआ था, फॉरेन इन्वेस्टर समिट, उसमें इतने सारे प्रपोजल्स आए हैं, इतनी सारी एप्लीकेशंस आई हैं योगी गवर्नमेंट के पास कि भाई बाहर से इतना सब कुछ आने वाला है। तो मतलब वो झूठ था क्या? तो हमारी सरकार को इस बजट के जरिए मेनली एक चीज करनी थी, उनको डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना था, जो हो सकता है 2 चीजों से। पहला है कि जिसके पास पैसा है आप उनको कुछ और कारण दो कि वो अपना पैसा खर्च करें, और दूसरा कि जिनके पास पैसा नहीं है आप उनको नौकरियां दो ताकि वो आगे जाके अपना पैसा खर्च करें। अब क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए हमारी प्रॉब्लम्स का, अब देखते कि सरकार ने ऐसा करने की कोशिश करी भी या फिर नहीं।
अब अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपने ज़रूर बजट देखा होगा। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ओडू के बारे में बताया। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारी एप्स प्रमोशन हैं जो आपके बिजनेस को डे टू डे मैनेज करने में आपकी मदद करता चल रहा है। है थोड़ा, दुनिया भर मैं में आगे ओडू बढ़ाता हूँ। 23rd डेज गांधी इवेंट्स में से इवेंट्स और इंडिविजुअल्स उधर अपने को स्टार्ट करने प्रोजेक्ट से रजिस्टर कर लो। इसे भी उठा सकते हो लाइव कॉन्सर्ट्स में। सबसे पहले बात Back करते हैं to the इनकम video. टैक्स की। कई लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि इनकम टैक्सेस कम होंगे ताकि प्राइवेट कंजम्पशन किक स्टार्ट होए, पर ऐसा हुआ नहीं। दो चेंजेस जरूर करी गई। पहली बात, नई इनकम टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दी गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली वो हाँ अमाउंट होता है एग्जैक्टली मैं अभी यही देख रहा था, कम का मतलब क्या, बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, बढ़ा दी गई है भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन। इट वाज लाइक 50,000 अर्लियर, नाउ इट इज 75,000। यस, इनकम टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दी गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली वो अमाउंट होता है जो आप अपनी इनकम से हटा सकते हो जिस पर आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं देना हो, तो वो बढ़ा दिया गया 50,000 से लेकर 75,000 तक। इसके बाद कई इनकम टैक्स स्लैब्स भी चेंज कर दिए गए हैं। तो इससे फायदा क्या मिलेगा लोगों को? बहुत कम। स्लैब्स भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अर्लियर इट वाज, ठीक है, 3 लाख के लिए नील था, 3 से 6 लाख 5% था, नाउ 3 to 7 lakh is 5%, 6 to 9 10%, now 7 to 10। ओके, सो 1 lakhs लाइक बीच में वही मिडिल क्लास जो फिगर की बात हो रही है ना कि 3 से 12 वाला, तो वहीं पे जो भी चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत वही है। चेंज कर दिए गए हैं। तो इससे फायदा क्या मिलेगा लोगों को? बहुत कम। As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. न्यू टैक्स रेजीम के तहत मैक्सिमम बेनिफिट आपको 17,500 रुपए का मिलेगा, और ओल्ड टैक्स रेजीम में कोई चेंज नहीं किया गया तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कई बार प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कंज्यूमर्स का मूड भी मायने रखता है, पर अनफॉर्चुनेटली मूड खराब हो गया क्योंकि एक तो इनकम टैक्स में ज्यादा चेंज नहीं किया गया, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में कई और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%. Long-term gains on all financial and non-financial assets will attract a tax rate of 12.5%. जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो उन एसेट्स पर देना पड़ता है जो आप 1 साल से कम समय के लिए होल्ड करते हो, उसको 15% से 20% तक कर बढ़ा दिए दिया। तो। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उन एसेट्स पर जो आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, उसको 10 से 12.5% कर दिया गया है। अब कई इन्वेस्टर्स नेचुरली खुश नहीं हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर भी बढ़ा दिया गया है। अब लोग ऑब्वियसली गुस्सा है ऐसे चेंजेस से, पर अगर आपने रीसेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं सेबी की या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक रीसेंट वीडियो में बात भी करी थी। इनफैक्ट बजट के रिलीज होने के एक दिन पहले सरकार के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि इंडियन मार्केट में ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो गई है, यानी कि इंडियन परिवार अपनी सेविंग्स को ज्यादा ही स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, और यही सरकार को डर था। उनको लगा है कि ज्यादा ओवर हीटिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा एक ओपन सीक्रेट है कि मतलब स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा जा रहा है, तो सरकार ने भाई वो कर दिया कि टैक्स ज्यादा लेंगे तो पब्लिक कम डालेगी स्टॉक मार्केट में पैसा। अब ये मूव सही है या गलत है, ये बताओ। कि पैसा जा रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? सिंस आई एम नॉट अ इकोनॉमिक्स गाय और मैं कॉमर्स वाला बंदा नहीं हूँ, तो कम नॉलेज होगी, बट तुम लोग हो सकते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाउ दिस विल इफेक्ट ऑन द मिडिल क्लास में, ऑन पीपल और ऑन द गवर्नमेंट। इंडियन मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग एक पागलपन है। कई लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स को अपने ट्रेड की हेजिंग करने के लिए यूज नहीं कर रहे, बल्कि इन पर गैम्बल कर रहे हैं क्योंकि वो 10 दिन में 10 करोड़ कमाना चाहते हैं। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात भी करी थी, जो आप बाद में देख सकते हो। तो हमारी सरकार ने सारे टैक्स के चेंजेस इंट्रोड्यूस करें ताकि स्टॉक मार्केट में ओवर हीटिंग ना हो, और इसकी वजह से अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और महंगा हो गया है। अब लोग गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो सरकार जिसने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, वो स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन को कम क्यों कर रही है, स्पेशली जब कई परिवार अब स्टॉक मार्केट को एंटर कर रहे हैं। पर अब आपको ज्यादा टैक्स सरकार को बस स्टॉक बेचने पर ही। सी दिस ग्राफ, ओके, अब स्टॉक मार्केट को एंटर कर रहे ये ऊपर चला गया आफ्टर 2020 एंड 24 तक। इट्स लाइक बूम फ्रॉम लिटरली इट वाज having 300 to 1000, 900, close to 900. It's पर अब आपको ज्यादा टैक्स सरकार को बस स्टॉक बेचने पर ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी बेचने पर भी देना पड़ेगा।
क्योंकि सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है। ओके, सो ये है इंडेक्सेशन होता है इंडेक्सेशन। क्या है? इंडेक्सेशन बेसिकली एक टैक्स पेयर को बचाता है इन्फ्लेशन से। मानो आपने 15 साल पहले एक घर खरीदा था 10 लाख रुपए का, आज आप उसको बेच रहे हो 20 लाख रुपए में। ओके। अब 15 साल में इन्फ्लेशन भी हुई है, तो जो मकान का प्राइस डबल हुआ है वो बस उसकी वैल्यू की वजह से नहीं बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से भी हुआ है। तो मान लो अगर सरकार कहती है कि घर की वैल्यू 6 लाख रुपए बढ़ी है इन्फ्लेशन की वजह से, तो टैक्स आपको 10 लाख पर नहीं बल्कि बस 4 लाख पर देना होगा। पर अब ये इन्फ्लेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है, इसलिए अगर आप आज ये पूरे के प्रॉपर्टी पूरे पे टैक्स बेचोगे देना होगा। आपको 10 के 10 लाख पर देखा? टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जरूर है कि टैक्स रेट कम हो गया है, 20% से 12.5% हो गया है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि टैक्स रेट कम होने से या फिर इंडेक्सेशन के बेनिफिट से हटाने से आपका नेट फायदा हुआ या फिर नेट नुकसान। अगर सिंपली बोलूं कि कई सालों से आपने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है तो आपका नुकसान नेट होगा, ऑन तो एवरेज नुकसान नुकसान ही हुआ होगा। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो अर्बन टैक्स पेयर है वो गुस्से में है कि टैक्स रेट्स कम नहीं हुए, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ गया और इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया। नाउ इसके बदले में आई अंडरस्टैंड इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है, कि मतलब पहले जो कम अमाउंट पे जो सिर्फ कैपिटल गेन वाला अमाउंट था उस पे तुमको टैक्स पे करना था अगर तुम कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, बट अब होल जो भी पूरा इन्फ्लेशन का रेट है उस पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार गुस्सा तो होंगे ना लोग। हमें क्या मिल रहा है? अब ऐसी सिचुएशन में क्या वो खर्चा करेंगे? और अगर खर्चा नहीं करेंगे तो देश का कंजम्पशन Economy बढ़ेगा कैसे होगी? कैसे? इस गुस्से के पीछे भी दो कारण हैं जिसके बारे में बजट में जिक्र नहीं हुआ। अर्बन टैक्स पेयर को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत है कि उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है, मेनली क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके बारे में रिसेंटली मैंने कई वीडियोस बनाए। इंडियन शहरों में रोड का ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, quality पब्लिक यार। ट्रांसपोर्ट, एयर पोल्यूशन लाइक और लिटरली पता है किलसते लोग इसीलिए हैं कि टैक्स दे रहे हैं, इतना सब कुछ टैक्स दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। रोड्स खराब हैं आज की भी, वो जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं ना, एक्सप्रेसवेज, बस वही है, पर वहां पे भी तुमको टोल देना पड़ता है भाई, एंड दैट टोल इज वे टू हाई, तो वो भी लग रहा है। और वहां पे तुम रोज डेली नहीं जाते हो एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने, डेली तुम इंटरसिटी ट्रैवल करते हो, वहां के जो रोड्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए ना। दूसरा, कहीं भी तुमको देख लो गंदगी से अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन इज एज इट इज, कचरा भाई इतनी जगह पे पड़ा होता है, तुम किसी को भी कंप्लेंट कर लो कोई नहीं सुनने वाला ना। सो टैक्स देने के बदले एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होनी चाहिए, बट वो नहीं हो रही है इंडिया में। आई डोंट नो, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना खोखला है कि जहां सरकार की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना हो, मेनली घर के अंदर, उधर तो जिंदगी अच्छी है, पर जैसे ही घर के बाहर निकले उधर दिक्कतें चालू। दिल्ली अपने कचरे के पहाड़ के लिए फेमस है, मुंबई में गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर कनेक्ट नहीं होते, और बेंगलुरु में रोड चांद के क्रेटर की तरह है। ये प्रॉब्लम पैसे की कमी की वजह से नहीं है बल्कि अकाउंटेबिलिटी की वजह से है। वो लोग जो हमारे शहरों के लिए जिम्मेदार हैं उन पर इतनी कम अकाउंटेबिलिटी है कि कितना भी कचरा हो जाए शहर पर उनसे सवाल पूछे नहीं जाते। अगर अर्बन मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए हमारे देश में तो कई लोग 30% मार्जिनल टैक्स देने के लिए राजी होंगे। अब ये भी नहीं कि इसमें बस सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट और लोकल लेवल्स को भी रोल निभाना होगा। पर अभी तक मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला ना किसी सेंटर ना किसी स्टेट गवर्नमेंट से कि अर्बन गवर्नेंस उनके लिए एक मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि अर्बन गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को अपनी पावर रिड्यूस करनी होगी और वो ये करना नहीं चाहते। हमें अपने कोई नहीं शहरों की करेगा। सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए और पैसा और पावर देनी होगी हमें लोकल लेवल को। पर एग्जैक्टली। इंडिया में रिवर्स हो रहा है। ऐसे इस ग्राफ को देख लो, यूएस और चाइना में ज्यादातर पैसा लोकल गवर्नमेंट में खर्च किया जाता है, पर इंडिया में ऑपोजिट है ना। और जो सरकार का अटेंशन होता है ना वो भी लिमिटेड। मतलब ये मजाक चल रहा है क्या यार? जस्ट सी दिस ग्राफ, वो लोग मतलब पूरा लोकल में जा रहा है, वहां पे फेडरल और स्टेट के पास बहुत कम कम है, और अभी इंडिया का ग्राफ देखना, पर इंडिया में इंडिया का ग्राफ देखो, मतलब स्टेट और वहां पे इतना ज्यादा, लोकल में कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। ऑपोजिट है ना। और जो सरकार का अटेंशन होता है ना वो भी लिमिटेड ही है, उनके भी दिन में 24 घंटे ही है। अब अगर वो 24 घंटे इस पॉलिसी को डिसाइड करने में जा रहे हैं कि क्या किसी मुस्लिम दुकानदार को अपना नाम बाहर लिखना चाहिए या फिर नहीं, तो उसका मतलब है कि अर्बन गवर्नेंस इश्यूज पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलने से वोट तो मिल जाता है पर शहर इंप्रूव नहीं होते। अब सरकार ने जरूर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अपने बजट में बात ये वाले पॉइंट पे यार मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाउ यू फील अबाउट दिस, कि जो योगी गवर्नमेंट ने अभी सावन के महीने में स्पेसिफिकली कावड़ियों के लिए, कावड़ यात्रा पे जो लोग जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, उनके लिए करवाया था कि जितने भी जो शॉप वेंडर्स हैं वहाँ पे, लोकल वेंडर्स, रेडी पे भी जो लोग हैं, दुकान वाले भी हैं, सबको अपना नाम का बोर्ड लगाना पड़ेगा। इट इज कंपलसरी फॉर देम कि उस पर लिखा होना चाहिए कि तुम्हारा क्या नाम है बेसिकली।
ओके, सो डिफाइंड होना चाहिए। तो इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। करी। जैसे उन्होंने कहा कि वो शहर को ग्रोथ हब्स बनाना चाहते हैं बेहतर ट्रांसपोर्टेशन से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो 100 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव करेंगे। अब अनाउंस करना अच्छा कदम है, पर आसान कदम है। मुश्किल होगा एग्जीक्यूट करना, और उसी से डिसाइड हो पाएगा Exactly. कि टैक्स पेयर को अपने रिटर्न में कुछ मिल भी रहा है या फिर नहीं। दूसरा कारण जिसकी वजह से अर्बन टैक्स पेयर इतना गुस्सा है वह है कि सैलरीड क्लास पर तो टैक्स है, पर एग्रीकल्चर इनकम पे कुछ नहीं। ऐसा क्यों? और ये सवाल पूछना सही भी है। कुछ साल पहले एक आरटीआई से पता चला था कि जहां एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो 3 से 5% हो रही है हमारे देश में, पर एग्रीकल्चरल इनकम जो डिक्लेयर करी जा रही है टैक्स अथॉरिटीज को, वो जीडीपी से 20 गुना ज्यादा है। तो यानी कि लोग इस सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। Exactly. इसी वजह से राजू अवस्थी, जो वर्ल्ड बैंक में एक स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा हमें अमीर फार्मर्स को टैक्स करना चाहिए, जैसे उन किसानों के जिनकी 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। टैक्स तो इनकम के बेसिस पर होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर से आए या फिर कहीं और किसी से भी आए। पर कुछ क्रिटिसिज्म जरूर है जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। आजकल सोशल मीडिया पर स्पेशली एक फैशन हो गया सभी के लिए अपने आप को मिडिल क्लास बताना। इसलिए जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास मानता है, और जो बॉस पीछे बैठा हुआ है वो भी। जबकि एवरेज मंथली सैलरी इंडियन शहरों में बस 20,000 है, पर वो भी जो 2 लाख कमा रहा है अपने आप को मिडिल क्लास बुलाता है। एक चीज जो हमें रियलाइज करनी चाहिए वो है कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद उल्टा हमारी इकोनॉमी ने फेवर किया है अर्बन एलीट को। इसी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकारों ने सर्विस इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया और ना कि मैन्युफैक्चरिंग पर। इसी वजह से मुझ जैसे लोगों का तो फायदा हुआ है, पर वो लोग जो एक्चुअल मिडिल क्लास है, जिनको मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अच्छी खासी जॉब्स मिल सकती थी, उनको फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि सर्विस इकोनॉमी में अंग्रेजी की जरूरत होती है और कंप्यूटर्स की, जो उनको स्किल्स नहीं सिखाए गए। अगर हम इस मिडिल क्लास के डिबेट को साइड में रख दें, इस बजट की वजह से मोदी सरकार और अर्बन एलीट जो उनके कोर सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में ट्रस्ट कम हो गया है कि हम टैक्सेस दें और हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कहना कि कंजम्पशन इंडिया का बढ़ेगा या फिर नहीं, कहना मुश्किल है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, वो है उन लोगों को नौकरियां देना जिनके पास नौकरियां नहीं है। अब नौकरियों के लिए सरकार ने कई अनाउंसमेंट्स करी, जैसे एक स्कीम जहां सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी 1 महीने की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट्स में उन लोगों के लिए जो वर्कफोर्स में नए हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इससे 2 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को फायदा मिलेगा। फिर उन्होंने एक और स्कीम के बारे में बात करी जहाँ टॉप 500 कंपनीज में अगले 5 सालों के दौरान 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी। 1 करोड़ लोगों के लिए अगले 5 सालों के दौरान 500 टॉप कंपनीज का मतलब है कि हर कंपनी को हर साल कम से कम 4,000 लोगों को इंटर्नशिप देनी होगी। क्या ये फीजिबल है? अब जॉब्स और स्किलिंग पर फोकस करना सही चीज है, पर असली टेस्ट होगा जब एग्जीक्यूशन होगी इस चीज की, क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव से बस कोई कंपनी 4,000 लोग को इंटर्नशिप देगी नहीं। एक कंपनी इंटर्नशिप तब देती है जब उनके बेनिफिट में होता है, जब कंपनी ग्रो हो रही होती है। अब अगर कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा तो वो इंटर्नशिप भी नहीं देंगी। पैसे की वजह से वो इंटर्नशिप नहीं दे रही, बल्कि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो नहीं दे रही। तो सरकार के लिए बेहतर होगा कि वो जॉब्स बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, रेगुलेशन को कम करे और लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करे, क्योंकि लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एक लौता तरीका है जहाँ जूते और टी शर्ट्स बनती है, जिससे हम करोड़ों लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। पर बजट में हमें ऐसे आइडियाज देखने को नहीं मिले जिससे हमें लगे कि जॉब सिचुएशन तो बहुत बदलने वाली है देश की। इसलिए रोहित लांबा जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि इस बजट में फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस का कोई विजन ही नहीं था। इसलिए कई लोग का मानना है कि उनकी कन्विक्शन कम है कि अब इस बजट की वजह से हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। उल्टा उनका कहना है कि मोदी सरकार ने कोई नई चीज नहीं करी, गड़बड़ तो उन्होंने है बेसिकली उन्हीं चीजों पर फोकस किया जिन पर उनका पहला फोकस था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार ने वादा किया है कि वो एक रिकॉर्ड 11 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 3.4% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, और ऐसा फोकस हमने पिछले 8 सालों के दौरान भी देखा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिग्निफिकेंट फोकस बिहार और आंध्र प्रदेश पर था, क्योंकि बीजेपी की वही कोएलिशन पार्टनर थी जिनकी वजह से वो सरकार बना पाई। ये पता है, ये इस चीज का भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, ये वाला जो क्योंकि पॉइंट है बीजेपी कि सब लोग कह रहे थे या तो मिनिस्ट्रीज में इनको कुछ बड़ा रोल मिल जाए, बट उस टाइम पे नहीं हुआ, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जो भी पिछली कैबिनेट थी वो सब अपने पास ही रखी है। सो बीजेपी के ही लीडर्स मेन पोजीशंस पे और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, तो सब सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, कि भाई जब
गठबंधन की सरकार है बेसिकली, इट्स नॉट लाइक बीजेपी हैज द मेजोरिटी इन द गवर्नमेंट राइट नाउ, सो उनको सपोर्ट तो लेना पड़ेगा दोनों पार्टीज का, बट अगर इनको कुछ भी नहीं दे रहे तो ये सपोर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है नीतीश कुमार की इमेज टा 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 कभी भी पलट सकते हैं, तो कुछ तो देना था। तो बजट में इतना बड़ा बड़ा पैसा सिर्फ इन 2 स्टेट्स को ही चला गया, पूरा पूरा बिहार को और आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार दोनों जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट में, उनको खुश करना था बेसिकली, तो वो किया गया है। बीजेपी की वही कोएलिशन पार्टनर थी जिनकी वजह से वो सरकार बना पाए। इसकी वजह से कई लोग बोल रहे हैं कि ये बजट तो आंध्र प्रदेश और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट हुआ। जैसे सरकार ने ऐलान किया कि वो 26,000 करोड़ रुपए बिहार के वहां रोड तो नेटवर्क रोड के के लिए रोड खर्च गायब हो करेंगे, जाते हैं बिहार में। पटना, पूर्णिया और भागलपुर बक्सर जैसे एक्सप्रेसवेज बनाएंगे और बक्सर में गंगा पर एक 2 लेन ब्रिज भी बनेगा। बस हम आशा यही कर सकते हैं कि इस बार सरकार कम से कम ढंग का कॉन्ट्रैक्टर चूज करे, पर Exactly. ऐसा नहीं। तो अगर आप इस बजट को गौर से देखोगे, बेसिकली मोदी सरकार ने कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाई है। उनको मेन डर है फिस्कल डेफिसिट का, कि फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना है। इनफैक्ट What is एक समय जो fiscal टारगेट 5.1% था, अब वो 4.9% हो गया जीडीपी का। तो सरकार ने डिसाइड किया कि अभी वो पैसा बचाएंगे और शायद फ्यूचर में खर्च करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया की कंजम्पशन की कहानी इतनी डेस्परेट नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वो डेस्परेट है या फिर नहीं? तो आपको क्या लगता है, क्या वो डेस्परेट हैं या नहीं? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइस, कि यार क्या लगता है तुम लोगों को कि ठीक है ये सब बजट पे डिस्कशन तो हो गया, बट सही में कोई फायदा होने वाला है तुम लोगों को? जो मिडिल क्लास बोल रहे हैं खुद को मिडिल क्लास है नहीं है, आई डोंट नो। एक तो मेरे को वो वाला पॉइंट बहुत सही लगा यार, कि एग्रीकल्चर जो इनकम है, जो सच में जिन लोगों को नीड है ना, जो फार्मर्स हैं जो बिल्कुल खेती करके अपना वो करते हैं, उन पे नहीं है भाई ये जरूरत, बट वो लोग जो गलत तरीके से दिखा रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम, उसमें भी अभी कोई रेगुलेशंस ऐसी है नहीं जिसपे मॉनिटर कर सके कि कौन क्या कर रहा है, उन पे तो लगना चाहिए भाई। हम मतलब यार जो लोग जॉब करते हैं वो टैक्स दे रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, उनको देना ही देना पड़ेगा, वो कहीं बचा इधर उधर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उनके ऊपर तो फिक्स है कि टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और देने के बाद भी उनको क्या मिल रहा है आई डोंट नो। तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना यार what do you think about this budget, what do you think about this video, okay? And if this video, this where we are talking makes sense to you, like, share, subscribe. I will definitely bring more such videos for you, intellectual minds, and we will discuss, okay? Bye bye.